आप सोशल वर्क में डिग्री चाहते हैं? क्या आप BSW और MSW में एडमिशन लेना चाहते हैं? अगर हाँ, then log on to www.bsssbhopal.edu.in for more information. BSSS Bhopal is a credible institution providing authentic social work education for more than 5 decades now. Here you get a lot of academic and field exposure through seminar, conferences and workshops and projects, visits, camps and tours, etc. So come and visit and see for yourself. BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm. हेलो एंड वेलकम। आज की इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी के समक्ष एक सामाजिक कार्यकर्ता को लेकर आ रहा हूं। मैं डॉक्टर ऋत्विक गंधे, विभागाध्यक्ष समाज कार्य विभाग, द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। साथियों, आज हम रूबरू होंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सीहोर ज़िले में अपने सामाजिक कार्यक्रम और अपने सामाजिक संस्था की मदद से कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और कई सेवा के कार्यक्रम उन्होंने संचालित किए हैं। इस आप सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे श्री उमेश पंसारी जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम जानेंगे कि उमेश जी ने सीहोर ज़िले में और उसके अलावा भोपाल ज़िले में और अभी वर्तमान में उमेश जी किन किन कार्यों में संलग्न हैं और क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए क्या आवश्यक है, क्या नहीं है, इन सभी मुद्दों पे एक छोटी सी चर्चा उमेश जी के साथ आज हम करने वाले हैं। तो उमेश, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, किन कारणों से आपको ऐसा लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए या मुझे अपनी कुछ भूमिका इसमें निभानी चाहिए? क्या आपका बैकग्राउंड रहा, क्या आपकी परवरिश रही? बिल्कुल। तो मैं मूलतः सीहोर से ही आता हूँ और एक मध्यम वर्गीय परिवार में मैंने जन्म लिया, जहाँ शुरुआत से ही कई परिस्थितियों का अभाव, संघर्ष, जो कि एक मूलतः समाज की परिस्थिति होती है, उसी दौर से लाखों करोड़ों युवाओं जो कि एक खुद की प्रेरणा से समाज में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, मैं भी उन्हीं लाखों करोड़ों युवाओं के बीच में से एक साधारण युवा की तरह आता हूँ। और मैंने शुरुआत से अपनी शिक्षा के दौरान समाज को बहुत करीब से देखा है, करीब से जाना है कि संघर्षों में कैसे इंसान जीवन यापन करता है। जी नहीं, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए बहुत प्रासंगिक है क्योंकि असाधारण कार्य आपने किए हैं जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे आने वाले समय में, और थोड़ा बहुत एक झलकी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। और दूसरा ये है कि विशेष मनुष्य बन सकता है, कुछ खास वो अचीव कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ खास बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आप बताना चाह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत साधारण बैकग्राउंड से भी इंसान कुछ बिल्कुल कि एक बहुत साधारण बैकग्राउंड से, जिस तरह सभी एक आम समुदाय से जुड़े हुए हैं, मैं भी उसी आम समुदाय से ही जुड़ा। तो आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही उमेश? क्या खास कोई विशेष डिग्री आपने ली या क्या कुछ किया? नहीं, मेरी ऐसी कोई विशेष डिग्री नहीं थी। मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स मेरा कक्षा 12वीं के बाद मैंने किया। इतिहास, राजनीति विज्ञान और इंग्लिश लिटरेचर मेरे विषय रहे। इसके बाद एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने सोशल वर्क में किया, वो भी मेरे समाज कार्य के दौरान ही। लेकिन मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करना अपने स्कूल के समय से ही शुरू कर दिया था। जी, उसके लिए किसी विशेष शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं। साथियों, ये इसलिए बहुत ज़रूरी है सवाल क्योंकि यही इंस्पिरेशन का एक बिंदु निकल के आता है। यही दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन कि आपको ये पता चलेगा कि उमेश जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उमेश जी NSS के साथ, नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ अभी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी नामित हुए हैं। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ सीहोर के साथ भी उमेश जी आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है। कलेक्टर से लेके SP से लेके हर शासन का विभाग का क्लास 1 अधिकारी से लेके टॉप अधिकारी तक सीहोर में सब आपके परिचय के हैं। तो और इसके अलावा उमेश जी अपनी स्वयं की संस्था हिताय भी चलाते हैं। तो इतना सब कुछ उमेश जी आप अपने पढ़ाई के साथ साथ कैसे कर पाते हैं?
बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। चूँकि शुरुआत से जब मैंने अपने विद्यालय स्तर में जब मैंने समाज सेवा का कार्य शुरू किया युवाओं के साथ मिलकर, जी। तो तब एक प्रेरणा थी कि केवल पढ़ाई नहीं करनी है, वो तो सभी कर रहे हैं, हम्म, लेकिन कुछ ऐसा करना है जिससे समाज को हम बेहतर कल की ओर ले जा सकें। जी। तो उस एक प्रेरणा ने इतनी स्वप्रेरणा दे दी कि समाज के लिए कुछ बेहतर करने का कोई अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम्म, हम कहते हैं शिक्षा द्वारा समाज सेवा और समाज सेवा द्वारा शिक्षा। हम्म, तो ये एक ऐसा मोटो है, ये एक ऐसा लक्ष्य है हम्म। जो ये एक ऐसा मंत्र है जिसको आपने जिया हाँ, है, न बिल्कुल, सिर्फ आपने बिल्कुल। इसको, इसने आपको जिया, आपने जिया है इसको। बिल्कुल। ओके। तो उमेश जी, आप जैसे कि काफ़ी बिजी हैं, हम सभी जानते हैं, और आज विशेष रूप से समय निकाल के हमारे बीच में मौजूद हैं, तो आपको ये पूछना चाहूँगा कि जब आपकी शिक्षा दीक्षा हुई तो उसके बाद वो ऐसा पॉइंट कौन सा था लाइफ में कि जब आपको लगा कि नहीं, अब यहाँ से मुझे बहुत सीरियसली इन्वॉल्व होना है हर चीज़ में, यहाँ से मुझे बहुत खुद की संस्था खड़ी करनी है, यहाँ से यहाँ मतलब कोलैबोरेशंस करने हैं, ऐसा करना है, जिस तरीके की जो स्केल ऑफ एक्टिविटीज़ हम आज देख रहे हैं, उसके बारे में सीरियसनेस के साथ विचार कब आया आपको? बिल्कुल। मैंने अपने जब विद्यालय स्तर पे ही मैंने बहुत हद तक समाज को थोड़ा समझना शुरू किया। मैं जब एनएसएस से जुड़ा विद्यालय स्तर पर, तब इकाई स्तरीय शिविर होते हैं एनएसएस में। तो इकाई स्तरीय शिविर में जब भाग लिया, ग्रामीण स्तर पे जब लोगों का जीवन यापन देखा, तो पता चला कि ग्रामीण स्तर पर कई ऐसी कुरीतियाँ विद्यमान हैं समाज में जिन पर काम करने की ज़रूरत है। जब हम पूरे भारत के विकास की बात करते हैं, तब सबसे छोटी इकाई ग्रामीण स्तर की आती है, हमारे समुदाय की आती है। तो उस समुदाय में जागरूकता, उस समुदाय में छोटी छोटी कुरीतियों से लड़ने की क्षमता, युवाओं की जागरूकता और महिलाओं का सशक्तिकरण, साथ ही नशाखोरी और इस तरह के जो अवसाद हैं, उन सभी से समाज की एक दूरी बनाना आवश्यक है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए, चूँकि मैं अपने साथियों को भी देखता था कि केवल कुछ समय पढ़ाई कर लेना और अच्छे अंक ले आना, ये एक सार्थकता नहीं है। जब तक कि हम समाज को एक बेहतर नागरिक ना दे पाएँ, जब तक कि हम समाज में एक जिम्मेदार नागरिक ना बन पाएँ, तब तक उस शिक्षा का कोई उद्देश्य सामने नहीं आता जी। तो तब ये परेशानियाँ जब मैंने देखी, तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी नेतृत्व क्षमता का उपयोग करना चाहिए। तब मैंने युवाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। और नेतृत्व के बारे में क्या सोचते हो उमेश? क्या ये सब में इनबिल्ट होता है या आपको लगता है कि इसको सीखा जा सकता है? आपका अनुभव क्या रहा है इसमें? नेतृत्वकर्ता कोई जन्म से नहीं होते। यह एक ऐसी स्किल है जिसे खुद इंसान अपने आप में बिल्ड कर सकता है। जब मैंने भी समुदाय में काम करना शुरू किया, तब एक दिन था जब मैं 5 लोगों के सामने नहीं बोल पाता था, और तब काम करते करते अनुभव के साथ इतना स्किल डेवलपमेंट हुआ, इतने बड़े स्केल पर नेतृत्व करना शुरू किया कि हज़ारों युवाओं का नेतृत्व करना, उनकी विचारधारा को अपनी विचारधारा और समाज की विचारधारा से जोड़ना जी। और एक समाज कल्याण के लिए काम करने की ओर उनको प्रेरित करना, इस स्तर का नेतृत्व भी एक बहुत आसान लगने लगा। जी। तो उमेश, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीहोर जिले ने आपको नामित किया, तो वो क्या ऐसी उपलब्धियां थी आपकी, या वो क्या ऐसी आपका डेडिकेशन था समाज के लिए कि जिसके मद्देनज़र एसपी साहब ने आपको इसके लिए रिकमेंड किया? जी, मध्य प्रदेश पुलिस का एक सम्मान अभियान शुरू किया गया था, जिसमें महिला सशक्तिकरण का मोटो था पूरे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश पुलिस ने जब यह आयोजन सीहोर में शुरू किया, उस समय बहुत कम संख्या में इसमें आयोजन हो रहे थे। महिलाओं का जुड़ाव भी कम था, युवाओं का भी जुड़ाव कम था, और ख़ासकर कि उन कन्याओं का जो कि किशोरी हैं और महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। तो उसके लिए जब मैंने स्वयं पहल करके बात करके वहाँ के पुलिस विभाग से बात की कि मैं लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, उस समय जिन पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे नामित किया, वे उस समय नए आए हुए थे जी।
उनकी नई पोस्टिंग थी। तो जब उन्हें बताया गया, मैंने भी स्वयं भी बताया और विभाग द्वारा भी बताया गया कि मैंने काफ़ी एक्टिव होकर काम किया है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं क्या उनकी मदद कर सकता हूँ। तब मैंने कहा कि सर, आप सम्मान अभियान को किस तरह से लक्षित करते हैं, क्या लक्ष्य है आपका, किस तरह देखना चाहते हैं इसे। उनकी पूरी रूपरेखा हमने जानी और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो क्या ये आपने एक हिताय की ओर से किया, अपने खुद के एनजीओ की तरफ से किया ये, या मैंने शुरुआत में जितनी गतिविधियां मैंने की वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में की, क्योंकि मैंने खुद का शुरुआत में संगठन बनाने से ज़्यादा अच्छा ये समझा कि समाज में जितने संगठन वर्तमान में विद्यमान हैं, जिसमें कि शासन के भी हैं और गैर शासकीय, जिसमें शासकीय गैर शासकीय भी हैं, कुछ चैरिटेबल हैं जैसे रोटरी लायंस है, नरवील हैं, तो ये भी कुछ संगठन हैं जो समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, लेकिन कार्य करने की दिशा और कार्यबल उनके पास थोड़ा सा कम होता है। तो उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना मुझे ज़्यादा सही लगा कि उन्हें नेतृत्व प्रदान किया जाए तो मेरे पास एक बड़ी टीम खड़ी होगी, और वास्तव में निश्चित रूप से यही हुआ। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ आपका जुड़ाव कैसा रहा, और अपने युवा मंडलों को किस प्रकार से एक्टिवेट किया, वो भी हम काफ़ी सुनते हैं आपके बारे में कि आपने कोविड में भी काफ़ी यूथ क्लब्स को लेके आपने बहुत किया है। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन के क्या आपको लगे कि उनकी खूबियाँ कुछ हैं, या हम अक्सर भोपाल ज़िले में देखते हैं कि नहीं है उतना सक्रिय, पर क्या सीहोर में सक्रिय है, और यदि नहीं था तो आपने किस प्रकार सक्रिय किया उसको? जी, नेहरू युवा केंद्र संगठन, जैसा कि मैंने बताया कि कई संगठनों को मैं अपने साथ जोड़ रहा था, कोलैबोरेट कर रहा था उनके साथ में अपनी पर्सनल कैपेसिटी से, जो कि वहाँ पहले से विद्यमान थे। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन भी उनमें से एक था। मेरे यहाँ जब उस समय तत्कालीन जिला कार्यक्रम समन्वयक पदस्थ हुई, तो मैडम से मैं जो डीवाईसी होते हैं, जो जो डीवाईसी डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, तो उनसे मैं मिलने गया। उनसे जब मैंने बातचीत की तो उनका विज़न मुझे पता चला कि वो ऐसी थी कि विजनरी हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वही एक सिस्टम के टीम का अभाव जो है वो भी उससे कहीं ना कहीं जूझ रही थी, और मेरे पास इसकी पूर्णता संपन्नता थी। अच्छा। तो मैंने आपके एनजीओ के द्वारा, मेरे एनजीओ के द्वारा, और मेरे जो कोलैबोरेशन है, मेरे नेटवर्क हैं उनके द्वारा, तो जो समाज में युवा वर्ग जो मुझसे जुड़ा हुआ था, उन्हें मैंने नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ में ही कोलैबोरेट किया, और साथ में युवा संसद और इस तरह की कई गतिविधियां जो कि नेहरू युवा केंद्र में होती हैं उनके माध्यम से शुरू की। और कोविड में दो चीज़ों की खासकर ज़रूरत थी। एक तो ये कि क्वारंटाइन जोन जो एरिया है वहाँ पर वॉलंटियर्स की काफ़ी ज़रूरत थी, और दूसरा ये कि अस्पतालों में रक्त की बहुत कमी थी। तो उस समय हमने नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो यूथ क्लब्स थे उनको एक्टिव करके, क्योंकि सब अस्पतालों के नाम से उस समय डर रहे थे, तो यूथ क्लब्स को एक्टिव करके हमने बाहर के एरियाज़ में ब्लड डोनेशन कैंप्स किए, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, और कर्फ्यू की स्थिति में भी हम ब्लड डोनेशन कैंप कर पाए। और उसमें से एक ब्लड डोनेशन कैंप तो आपको काफ़ी चर्चित भी रहा, मुझे लगता है उस वक्त दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे थे लोकल एडिशन में, और उसमें से कुछ क्रिटिक ये भी कहते हैं उमेश कि आपने कहीं ना कहीं राजनीति का इस्तेमाल किया है इस पहुंच को और इस पकड़ को बनाने के लिए। मतलब ये जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है ये राजनीति से अछूता नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की जो ऑटोनोमस बॉडी है, तो समाज में जब कुछ काम होता हुआ देखते हैं तो कई आलोचना करने वाले भी आ ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्रिटिक ये भी रहा उन आर्टिकल्स में जो अखबार में छपे थे उस वक्त की, अरे ये तो छात्र संघ का चुनाव जीते हैं इसलिए इनके पास बहुत लोग हैं। तो कितनी सच्चाई है इसमें, मतलब छात्र संघ और इसको आप कैसे अलग करके देखते हो, या है या उसका कुछ योगदान है, तो आप बताइए। जी बिल्कुल, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैंने अपने विद्यालय स्तर पर जब हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज भोपाल में था उस समय छात्र संघ का चुनाव जीता था, लेकिन वो पूर्णतः निष्पक्ष था और निर्दलीय था। तो मैं किसी पार्टी की ओर से नहीं था। और दूसरा ये कि मैंने राजनीति विज्ञान को बहुत गहराई से पढ़ा है, क्योंकि वो मेरा विषय मेरे स्नातक में रहा है। तो राजनीति विज्ञान को मैं उसकी वास्तविकता से जानता हूँ कि वो एक ऐसा आदर्श विषय है जो कि वर्तमान भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य से बहुत अलग है। तो उसकी उस आदर्श स्थिति में मुझे ये लगा कि एक छात्र संघ में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति समाज को एक बहुत अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकता है।
अच्छा, तो ना सिर्फ केवल राजनीति के लिए बल्कि इसे समाज सेवा से जोड़ा। ओके। तो कि- आपने उसका एक इस्तेमाल किया कुछ अच्छे काम के लिए। हाँ, उसका जो नेतृत्व कौशल है हम्म, उसका इस्तेमाल किया, और निश्चित रूप से छात्र संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म सभी छात्र छात्राओं के लिए होता है जहाँ वो अपनी नेतृत्व क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वयं एक युवाओं का नेतृत्व करने के लिए सक्षम अपने आप को बना सकते हैं। तो उमेश, इसमें आपका हिंदी मीडियम का होना या पैसों की कमी होना, धन का अभाव होना, सामान्य बैकग्राउंड का होना, गांव का होना, ये कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि ये बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर और इसके चलते मैं, आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि ये वो बैकग्राउंड नहीं है मेरे पास, मैं हिंदी मीडियम से हो आप फिर हाँ। आपका पैसों का भी एक लिमिटेड, आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत संपन्न नहीं रही, बिल्कुल। और तो इस प्रकार की स्थिति में और छोटी जगह पे से आते हैं, हम छोटी जगह पे काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल। क्या ये कितना अवसरों को सीमित करता है या कितनी बड़ी बाधा है, इसे आप देखते हैं? ये क्योंकि कई युवा ऐसे बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो बैकग्राउंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम क्या बिल्कुल, करें। बिल्कुल। और ये वर्तमान में भी ये स्थिति है, ये सुनने में अक्सर आता है, और ये कहीं ना कहीं बाधा बनती है, लेकिन केवल एक चुनौती के रूप में। जैसे हम एक उदाहरण लें कि जैसे कि आपका ही उदाहरण हमारे सामने हाँ, है। जैसे हम ये उदाहरण लें कि बहुत सारे अभाव हैं, चुनौतियां हैं, हम्म, देखने वाले की आंखें हैं कि वह क्या देखता है। यदि आपदा में हम अवसर देखने की स्थिति में हैं तो हमें वो देखना चाहिए। अच्छा, और यहाँ एक सकारात्मकता है। यदि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मुझे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भाषा आती ही हो, और मैं जिस भाषा में संपन्न हूँ, और ये तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव बात थी कि मैं एक छोटी जगह से आता हूँ, तो उस छोटी जगह के छोटे बैकग्राउंड से और सीमित संसाधनों में मैं अपने क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझ पाया। तो वहाँ एक चुनौती की समझ मेरे लिए बहुत आसान थी कि वास्तव में वहाँ के जीवन यापन में, वहाँ के लोगों के जीवन में चुनौतियाँ क्या है, जिन चुनौतियों के लिए मैं समाधान ढूंढ सकता हूँ। और ये जो इतने भी कोलैबोरेशंस और नेटवर्क आपने खड़ा किया है, इसमें ये कोई आपको चैलेंज इसमें महसूस नहीं हुआ? जी बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि बिल्कुल आप का बैकग्राउंड जो है उतना। हाँ, बैकग्राउंड और भाषा ये कभी बाधक नहीं बनते। जी जी। उमेश, आज विकास की बहुत बातें होती हैं सब जगह, तो विकास की आपकी क्या परिभाषा है, या आपने जो कुछ भी अपना सामाजिक कार्य अब तक किया है उसके हिसाब से आपकी क्या समझ है विकास को लेकर, कि किस प्रकार का विकास है? बिल्कुल, विकास को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि विकास का सीधा सीधा वास्तविक अर्थ है कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस विकास तक पहुँचने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल अंतिम स्थिति तक एक सकारात्मक पहुँच हो, ये है विकास। जी। जब समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति लाभार्थी होगा, वो विकास है। जब पढ़ने वाला हर बच्चा, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो चाहे संपन्न परिवार से आता हो, जब वो समाज के लिए कुछ करने को खड़ा होता है, तब उसकी प्रेरणा ज़्यादा मायने रखती है, ना कि उसकी चुनौतियाँ। तो जब वो विकास करने खड़ा होता है और जब अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, जब समाज खुशहाली की तरफ पहुंचता है, तो मेरे लिए वह वास्तविक विकास है, जो कि बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन के हैं उससे अलाइंड है। बिल्कुल। ये थॉट भी आपका। जी। तो अवसर और उपलब्धियों के बारे में आज का युवा किस प्रकार से जागरूक हो सकता है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल। क्या अवसर हैं आज युवाओं के पास, और क्या वो वाकई में देख सकते हैं कि वो कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल, आज के युवा ज़्यादातर, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, हाँ, और वो अक्सर ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना मैंने क्या होता है, क्या करें हम कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। बिल्कुल। और सोशल सेक्टर में तो हम देख ही रहे हैं कि लोग ही नहीं मिल रहे हैं हमको। तो ये अवसर और उपलब्धियों का जो एक बैलेंस है, ये किस प्रकार से युवा? बिल्कुल। तो युवा ज़्यादातर ये सोचते हैं, इस तरह की मानसिकता में हैं कि अवसर हमें समाज सेवा में नहीं मिल सकते, जबकि सबसे बड़ी वास्तविकता है कि सबसे ज़्यादा अवसर समाज सेवा के क्षेत्र में है। उसका कारण ये कि जितनी ज़्यादा चुनौतियां हैं, उतने ही ज़्यादा अवसर हैं। और समाज में हर वर्ग आज किसी न किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। चाहे हम
कोई भी विषय पढ़ लें, यदि स्टूडेंट आर्ट्स का है तो आर्ट्स से संबंधित चुनौतियाँ समाज में क्या है वो वह जानता है। यदि व्यक्ति जलवायु परिवर्तन का विषय पढ़ता है तो उसे पता है कि आज ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा है। यदि व्यक्ति आज पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई करता है तो उसे पता है कि प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है और वो कहाँ उसे बेहतर कर सकता है। और आज तो ग्रीन सोशल वर्क और एनवायरमेंटल सोशल वर्क बड़े जोर शोर से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसे पता है कि स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए समाज में वह क्या कर सकता है, कितना ज़्यादा अभाव है। इस से संबंधित मैं बताना चाहूँगा कि जब सीहोर शहर में मैंने वर्ष 2015 में एक कैंपेन शुरू किया था जिसमें मैंने ऐसे सामुदायिक वर्ग को देखा था जिनके बच्चों के यहाँ आंगनवाड़ी क्षेत्र नहीं लगता है। वो माइग्रेंट्स हैं जो कि कुछ समय के लिए वहाँ पे आते हैं लेकिन कई सालों से वहाँ पे बस गए हैं। तो कई ईंट भट्टे हैं, कई ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग करने वाले लोग हैं जिनका ना तो कोई राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है और ना ही उनके पास प्रॉपर आंगनवाड़ी और बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो उनके पास ये कार्ड क्यों नहीं है, मतलब आधार कार्ड या क्योंकि माइग्रेंट्स हैं, कुछ समय किसी जगह रहते हैं, कुछ समय किसी जगह घुमंतू प्रजाति, घुमंतू की तरह के हैं। लेकिन जब मैंने देखा 2015-16 में कि ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी है और ऐसे जगह बच्चे काफ़ी सारे थे। तो जब पल्स पोलियो अभियान उस समय हो रहा था तो तब मैंने देखा कि जहाँ आंगनवाड़ी क्षेत्र है वहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उन बच्चों तक पोलियो की दवा पिलाने पहुँच जाती हैं जी। लेकिन ऐसे बच्चों का क्या, इन्हें भी तो ज़रूरत है जी। तब उस समय मैंने अपने युवा साथी जो थे, स्वयंसेवक थे, कई सारे संगठन के मेरे साथी थे, उन सबके साथ एक कैंपेन शुरू किया कि हम जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ में मिलकर ये एक पहल करेंगे कि हम हर बार पोलियो वैक्सीनेशन में इन बच्चों तक पहुंचेंगे, इन्हें पोलियो की ड्रॉप्स पिलाएंगे जी। और उस समय का कोलैबोरेशन किया गया था। लगभग तब से लेके 7-8 साल हो चुके हैं और अब तक बिल्कुल। और अब तक सारे ऑर्गेनाइजेशन लगभग सीहोर के जितने थे मैंने सारे उनमें कोलैबोरेट किए और एक बड़ी संख्या अब सामने निकल कर आई कि 63,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको हम पोलियो की दवा पिला चुके हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। अदरवाइज और जो कि वो जनता जो कि कहीं दर्ज भी नहीं है, बिल्कुल, जिले की कहीं पॉपुलेशन में, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा आपने मैसिव काम किया है जिसके लिए सोशल वर्क जाना जाता है, एकदम वही काम किया है आपने। थोड़ा सा इसी को और आगे बताइए उमेश कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ सीहोर में जो नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया है, सुना है कि इसके साथ भी आप बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, हिताय के माध्यम से भी और इन पर्सनल कैपेसिटी ऑल्सो। और पर्सनली भी हम ये देख रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को लेके आप काफ़ी एक्टिव हैं इन दिनों। तो एक तो ये बताइए कि क्यों आपको लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है आज युवाओं के समक्ष, और फिर आपका NIHM के साथ क्या कोलैबोरेशन है, क्या आप कर रहे हैं NIHM के साथ, सीहोर के साथ मिलके इस दिशा में? बिल्कुल। तो पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक समाज की विचारधारा जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। पहला तो ये कि लोगों का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य यदि खराब है तो वह पागलपन की श्रेणी है। इससे डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई मानसिक रूप से परेशान है या तनावग्रस्त है या किसी तरह से परेशान है तो वो पागल नहीं है जी। ये एक डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। इस जागरूकता में जड़ छुपी हुई है आवश्यकता की कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता क्यों आवश्यक है। और वर्तमान में हम आए दिन देखते हैं कि रिज़ल्ट ख़राब होने की वजह से युवाओं ने सुसाइड कर लिया। कई जगह तनाव में होने की वजह से किसानों ने कई बार आत्महत्या की। कई लोग इस तरह से परेशान हैं कि अपना नशा कर करके अपने परिवारों को जिन्होंने बर्बाद कर दिया। आपको ये लग रहा है कि दबाव और तनाव झेलने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। और ये जो कैपेसिटी है इसे बिल्ड करना ही पुनर्वास है।
जी। अपने आप में Mental व्यक्ति rehab को, जिसको कहते हैं, हाँ, mental। रिहेबिलिटेशन जिसे कहते हैं, तो सीहोर में इसी के लिए केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल की, और ये अपने आप में एक एकमात्र ऐसा भारत का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत वहाँ पे संचालित किया जा रहा है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पुनर्वास पर काम करता है। जी। जो लोग अपने स्किल्स को खो चुके हैं, जो लोग किसी ना किसी इलनेस के कारण, किसी ना किसी डिसेबिलिटी के कारण अपने स्किल्स को खो चुके हैं, जो दिव्यांग लोग अपने स्किल्स को पूरी तरह खो चुके हैं, उन्हें वापस लाना, उनमें सुधार करना, और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिसर्च करना, और साथ में युवाओं को शिक्षा देकर डिप्लोमा कोर्सेज के जागरूक माध्यम करना से इसका। जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, ये उसका उद्देश्य है। तो जब शुरुआत में वर्ष 2019 में जब NIMHR सीहोर में आया, तो उस समय क्योंकि जिला प्रशासन के साथ मैं कई सारे अभियानों पे काम कर ही रहा था, तो उस समय के तत्कालीन कलेक्टर जो थे, उनके माध्यम से मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि सीहोर को मिली है कि इतना बड़ा एक नेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ ओपन हो रहा है। जी। तो उस समय उन्होंने कहा कि इसके एस्टेब्लिशमेंट में ज़ीरो लेवल से बहुत हेल्प लगेगी, जी। क्योंकि समाज में जागरूकता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है जुड़ाव। जी। तो पूरे समाज के जुड़ाव के लिए उस नेशनल इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी जागरूकता के लिए। तो उस समय मैंने वहाँ इंस्टीट्यूट का सहयोग करना शुरू किया। अच्छा, तो इस प्रकार से हाँ। आपने बिल्कुल, और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी है, तो उसके बेसिस पर मैंने काफ़ी सारे फ्लायर्स, पोस्टर्स जी। और उनके ब्रोशर्स वगैरह मैंने डिज़ाइन किए, जो कि नेशनल लेवल पे दिव्य कला मेला और बाकी जगह में भी लगभग 50,000 जिसको से कि हम IEC कहते हैं। IEC मटेरियल्स, हाँ, IEC मटेरियल्स एग्जैक्टली। कहते हैं। तो उनकी लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक आउटरीच रही, और उस बीच में मैंने नेशनल हेल्पलाइन जो है किरण, जो कि सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन है, उस पर भी मैंने काउंसलिंग दी है। काउंसलिंग। आज साथियों बता दूं कि उमेश वो प्रोफेशनल काउंसलर हैं, वो डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ के भी एडवोकेट हैं काफ़ी बड़े, और काफ़ी इस क्षेत्र में अब वर्तमान में बहुत सक्रिय हैं। और अभी भोपाल में भी एक पीपल करके संस्था है, उसके साथ वो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे ही काम कर रहे हैं। यूनिसेफ जैसी संस्थाएं भी उनके साथ जुड़ के काफ़ी काम कर रही हैं। तो उमेश, चलते चलते बस संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि एक संदेश हमारे युवाओं के लिए आप दे दें, और 2-3 अपनी बड़ी उपलब्धियों का भी जिक्र कर दें, और बस एक आखिर में एक संदेश, बस 1-2 मिनट में हम इसको वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हो, और क्या आप संदेश देना चाहते हो हमारे युवाओं को? बिल्कुल, मैं सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानता हूँ वो मैं इसे 2 क्षेत्रों में विभाजित करना चाहूँगा। पहली तो ये कि मेरी जो व्यक्तिगत उपलब्धि है वो है कि लेखन का जो क्षेत्र है, हिंदी मीडियम में होने के बावजूद भी मेरा अंग्रेज़ी में लेखन शुरुआत से अच्छा रहा, और उसमें मैंने रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी लंदन द्वारा आयोजित जो द क्वींस कॉमनवेल्थ ऐसे कंपटीशन होता है, यस, उसे मैंने 3 साल लगातार जीता। लगातार 3 साल आपने जीता, बिल्कुल। और इसके अलावा कई सारे ऐसे नेशनल और स्टेट लेवल के ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जो मैंने जीते, और इनके अलावा कई सारे पुरस्कार, जिनमें एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार जो कि NSS का स्टेट अवार्ड है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है, वो मैंने प्राप्त किया। जी, बिल्कुल। और राज्यपाल पुरस्कार मैंने प्राप्त किया मतदाता जागरूकता के लिए, माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश से। और दूसरा जो भाग है उपलब्धियों का, वो मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जो मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि 63,000 बच्चों तक पोलियो की दवा की पहुँच, साथ में लगभग वो भी घुमंतु प्रजाति की। हाँ, और वो भी इसके अलावा 2.5 लाख लोगों को कोविड के समय पे वैक्सीनेशन, और इसके अलावा थैलेसीमिया से पीड़ित जो बच्चे हैं, उन तक भी लगभग 500 से ज़्यादा यूनिट ब्लड अब तक मैंने अपने ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से प्रोवाइड कराया है निःशुल्क। तो इन्हें मैं अपनी बड़ी उपलब्धियां मानता हूं, क्योंकि पुरस्कार मेरी व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, लेकिन ये सामाजिक उपलब्धियों को मैं ज़्यादा प्राथमिकता देता हूं। और अंत में युवाओं के लिए जो संदेश है वो ये है कि आप अपनी शिक्षा और दीक्षा के साथ साथ समाज को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए अपने आप को तैयार करें। अपने आप में एक नेतृत्वकर्ता जो आपने छुपा रखा है,
उसे बाहर निकालें, क्योंकि वह नेतृत्वकर्ता समाज में कई अगले आने वाली पीढ़ियों के नेतृत्वकर्ता खड़े करेगा और वह एक समाज को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने में बहुत मदद करेगा। तो आप इन सभी बातों के साथ साथ यह निश्चित कर लीजिए कि केवल शिक्षा प्राप्त करना, डिग्री लेना, अच्छे अंक लाना यह शिक्षा के उद्देश्य को सार्थक नहीं करता है। समाज को बेहतर बनाना हमारी शिक्षा को पूर्णतः सार्थक करने में मदद करेगा। धन्यवाद उमेश। अंत में बस 2 वाक्य 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा उमेश के ही शब्दों में कि जागो उत्साही योद्धाओं, तमस की आंखें मंद करो, बनो रवि की तपती ज्वाला, किरणों सा आनंद भरो। तो उठो, जागृत हो जाओ और अपने कार्य से लग जाओ। हे युवा शक्ति, तुम इस देश के निर्माण में सतत प्रयत्नशील रहो। धन्यवाद।